द गर्ल फ्रॉम कथुआ, और इसका सब टाइटल है अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गज़वा-ए हिंद। जिन्होंने नहीं सुना ये शब्द गज़वा-ए हिंद, मैं चाहती हूँ कि आप गूगल सर्च करके इसको जाने पहचाने। ये हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि गज़वा-ए हिंद क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मिशन है, जिसके तहत इस लड़की का मर्डर हुआ और इसके बारे में बहुत ही बड़ा कांड बन गया। ये बात है 2018 की। 10 जनवरी को एक लड़की, रसाना गांव है कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू प्रोविंस में है, और वहाँ से ये लड़की एकाएक गायब होती है। ये एक बकरवाल परिवार, मुस्लिम परिवार की लड़की है, और कहते हैं कि 10 को ये गायब हुई है। शी डिसअपियर्ड जब वो अपने परिवार के घोड़े चराने के लिए गई थी, तो उसके बाद लौटी नहीं। अब लड़की अगर कोई गायब होती है तो जाहिर है उसके पेरेंट्स तुरंत कुछ ना कुछ खोजबीन करते हैं। और आपने देखा होगा, आप जो दिल्ली में भी रहते हैं या कहीं भी, हर एक अखबार में रोज़ कोई ना कोई लुकआउट नोटिस होता है पुलिस द्वारा, गुमशुदा की तलाश, ये लड़की गायब है, ये लड़की का पता नहीं है, किसी को भी मालूम है तो बता दें। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की की गुमशुदगी पर इतना बड़ा कांड होता है, उसका लुकआउट नोटिस उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद 17 जनवरी को उसकी डेड बॉडी मिलती है, और लुकआउट नोटिस उसके बाद अखबार में जाता है। और जब तक ये पूरा हफ्ता लड़की गायब है, तो कोई किसी अखबार में, जम्मू के अखबार में नहीं, किसी टीवी चैनल में कोई खबर नहीं है कि लड़की गई। परंतु फेसबुक पे छोटी मोटी चर्चा अंदरूनी किस्म की होने लगती है उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, और उल जलूल आरोप लगने लगते हैं। जैसे लड़की की बॉडी मिलती है तो एकाएक जो लोग अभी तक शांत बैठे थे, एकाएक शोर मचाते हैं, बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। जम्मू का जो हाईवे है पठानकोट वाला, वो सारा ब्लॉक कर दिया जाता है कि इसको तो फलां लोगों ने, अभी लड़की की बॉडी मिली है, कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पर तालिब हुसैन नाम का एक व्यक्ति शुरू कर देता है कि इसको तो फलां लोगों ने अगवा किया, इसको मारा, ये तो बीजेपी आरएसएस का प्लॉट है, और तरह तरह के उल जलूल आरोप लगाए जाते हैं कि इन लोगों ने इसको गैंग रेप किया। अब उसकी लड़की की बॉडी पे तो लिखा नहीं है कि किसने उसके साथ क्या किया, किसने अगवा किया। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, पर तथाकथित आरोपियों के नाम पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर है कुछ गड़बड़ थी। मैं इस केस में दिल्ली में बैठ के क्यों इसके बारे में उत्सुक हुई, क्योंकि जब इसकी चार्जशीट आती है, वो भी 3 महीने बाद, इसकी जब मैंने चार्जशीट पढ़ी तो इतनी बेहुदा चार्जशीट, इतना उसमें ऊल जलूल बकवास लिखा है कि घटिया से घटिया डी ग्रेड ई ग्रेड फिल्म भी कोई हो, ऐसा स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं जा सकता। पहले कहा गया कि एक लड़का है शुभम, इसने इसको अगवा किया, और जो काऊ शेड होता है जहाँ पे गांव की भैंसें और गाय बांधी जाती है, वहाँ उसने उसको कैप्टिव रखा और उसको पूरा हफ्ता रख के फिर अंत में उसको मार दिया, उसको रेप करने की कोशिश की, घर ले जा रहा था, उसको वापस घर छोड़ने जा रहा था। और उस लड़की का घर जहाँ उसकी बॉडी मिली उससे मुश्किल से 10 मिनट से कम की दूरी पे। और ये पहले कहा गया कि काऊ शेड में इसको रखा गया बंधुआ बना के, पर हर रात को वो घुमाने ले जाता था लड़का, खाना भी खिलाता था, वो लड़की भागी नहीं। फिर उसके बाद कहा गया नहीं, ये 8 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उस लड़के को अरेस्ट करके टॉर्चर करके 7 और लोगों के नाम शामिल करके 8 लोगों को
उसके अगवा होने में और उसके मर्डर में, और कुछ लोगों के उसके गैंग रेप में शामिल किया गया। और ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर इस लड़की को इसलिए अगवा किया क्योंकि वो इस इलाके से मुस्लिम्स को भगाना चाहते थे, बकरवालों को। हालांकि सच बिल्कुल झूठा अलग ही निकला। तो इसमें इतनी ऊल जलूल बातें पहले चार्जशीट में ही देख के तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं कानून को काफ़ी जानती हूँ, लीगल एड बहुत किया हुआ है, केसेस PIL वगैरह गरीबों के लिए बहुत लड़े हैं। तो कानून को ध्यान से पढ़ने की, चार्जशीट को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की आदत है। और जब मैंने वो देखा कि ये बहुत ऊल जलूल बात है तो मुझे लगा ये तो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जिनको झूठ के आधार पे इनोसेंट्स को फंसा के और पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने की एक पूरी प्रैक्टिस है। ये आज की बात नहीं है। हिंदू टेरर और कितने ही ऐसे केसेस हैं, मैंने अपने किताब में शुरू में दिया। ये कोई पहला झूठा केस नहीं है जहाँ मासूमों को फंसा के उनको फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो असली कातिल हैं वो कोई और ही है। और इस केस में जब मैंने तहकीकात शुरू की तो एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हुई। सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती नहीं है कि ये रेप का कोई एविडेंस मिला। रेप के एविडेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको स्पर्म मिले, ना लड़की के बॉडी पे, ना लड़की के कपड़ों पे, ना उसके प्राइवेट पार्ट्स पे स्पर्म मिलता है। तो यानी रेप का कोई सबूत नहीं। यहाँ कह रहे हैं गैंग रेप हुआ, एक बार भी नहीं, 2-3 बार। फिर कह रहे हैं एक हिंदू मंदिर में बिठाया, उसको कैप्चर करके उसको बंद करके रखा गया। वो ऐसा हिंदू मंदिर, एक कमरे का चारों तरफ से 3 तरफ दरवाजे, 3 तरफ खिड़कियाँ, और खुला है, कोई भी देख सकता है। और उन दिनों भी रोज़ वहाँ आरती पूजा पास के गांव के लोग के लिए आते रहे। वहाँ लोहड़ी भी सेलिब्रेट होती है, वहाँ पे मकर संक्रांति भी उन्हीं दिनों सेलिब्रेट होती है। यानी आसपास के गांव के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उसको दरी के नीचे एक टेबल पे या टेबल के अंडर छुपाया गया था, ऐसे कमरे में जहाँ छुपाने की कोई जगह ही नहीं है। कैसे छुपा के रख सकते हैं? और फिर वहाँ गैंग रेप भी कर सकते हैं जहाँ हर वक्त लोग आ जा रहे हैं। तो इन सब के चलते जो झूठा केस चला और ग्लोबली फेमस हो गया ये कथुआ केस, कथुआ कांड, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो हज़ारों आपको एंट्रीज मिलेंगे इस झूठे नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए। और हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी इनको हैंग करना चाहिए, सारे एक तख्ती लेके, आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है, हिंदू समाज ने ये किया वगैरह वगैरह, इनको फांसी दो। अभी ट्रायल चल रही है, फांसी दो, ये सब ने शुरू कर दिया करना। तो 3 हिस्सों में ये किताब है, या 4 में कहें। पहला हिस्सा है जहाँ मैं चार्जशीट बहुत बारीकी से आपको बताती हूँ कितनी ऊल जुलूल, कितनी बकवास है ये चार्जशीट। और पुलिस वालों ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने लिखी या उनसे लिखवाई गई, ये महबूबा मुफ्ती का सारा कराया कांड था। तो जिन्होंने वो लिखी है, या तो उनको पागल खाने में भेजना चाहिए या वापस स्कूल में, कि कोई लॉजिक नाम की चीज़ भी होती है, हास्यास्पद हो अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके अंजाम इतने ट्रैजिक ना हो। तो उस चार्जशीट का मैंने डिटेल में अध्ययन करके पेश किया है, बहुत सिंपल भाषा में। कानूनी किताबों से लोग डरते हैं, पर ये आपको कहानी की तरह, जैसे आप कोई भी कथा कहानी पढ़ते हैं उसी सहज अंग्रेज़ी में है, और हिंदी में भी आएगी एक किताब, उसमें लिखा है। उसके बाद सेक्शन 2 जो है, कौन कौन लोग हैं मीडिया में जो इस झूठे नैरेटिव को मेगाफोन की तरह चलाए। ऐसा जब भी कोई कांड होता है तो सबसे पहले 2-3 नाम तो आप जानते ही हैं, कौन आते हैं?
बता सकते हैं हमारे मीडिया के कौन स्टार हैं जो हिंदू समाज के खिलाफ तुरंत झूठे नैरेटिव चलाने में माहिर हैं और शोर मचाने में? ग्लोबल बरखा दत्त जी तो हैं ही हैं, और साथ में इंदिरा जयसिंह, एनजीओ जो फॉरेन फंडेड एनजीओ, ये सब लग गए। कैसे डे बाय डे इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया। सेक्शन 2 में वो सब है, और जिस व्यक्ति ने किया उसका भी सारा चिट्ठा पत्रा मैंने खोला रिसर्च के माध्यम से। वो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस पूरी एक कतार है उसकी साली तक ने उस पर रेप का आरोप लगाया। एक जेएनयू स्टूडेंट ने बहुत मार्मिक गाथा लिखी कि उसके साथ इस आदमी ने कितना भद्दा रेप किया और औरों के साथ। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बदसलूकी, डोमेस्टिक वायलेंस, अपनी बच्चियों को छोड़ देने का और क्या क्या नहीं आरोप लगाए। मर्डर के उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमारे मीडिया ने क्रूसेडर, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के हकों के लिए लड़ता है, ऐसा पेश करके तो वो सारे चिट्ठे पत्रे खोले हैं। और तीसरा सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट, वो है जजमेंट। चलिए, चार्जशीट तो पुलिस से लिखवाई जा सकती है, जो भी पैसा दे दे या पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए तो पुलिस कुछ भी, अपने माँ बाप को भी झूठे केस में फंसा देती है, वो तो हम जानते हैं। और जेएनके की पुलिस तो खैर है ही बदनाम और भी ज़्यादा। परंतु जुडिशरी से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम पढ़ें तो सही। मुझे लगता नहीं कि जज ने परवाह भी की, उसको मालूम था उसने क्या जजमेंट देनी है, ऐसा लगता है। पठानकोट में ये ट्रायल हुई, जम्मू में होने नहीं दी गई। और ऐसी पहली मुख्यमंत्री होगी जो चाहे कि उसकी स्टेट में जो केस हुआ है वो पंजाब में जाके ट्रायल हो, जम्मू में ना हो। तो पठानकोट में, वो पंजाब प्रोविंस में आता है, और जिस जज ने ये जजमेंट दी है उसका भी मैंने बारीकी से विश्लेषण किया है कि कितना ऊल जलूल और उजड़ काम किया है। उजड़ के अलावा कोई, और बिना सोचे समझे इसका अंजाम क्या होगा। और देखिए, खुदा की, ईश्वर की मार तो पड़ती है। कुछ ही महीने बाद इस जजमेंट के, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस पे उसको भी जज के ऊपर इंक्वायरी बैठी, और पंजाब हाई कोर्ट उसकी इंक्वायर कर रही है। उसकी प्रमोशन होने वाली थी हाई कोर्ट जज के रूप में। तो ये 4 हैं, और फिर एक एंड में सेक्शन है जहाँ अपडेट है कि ये कैसे जिन ने ये झूठा नैरेटिव चलाया उनका आज क्या हश्र है। पहले तो महबूबा मुफ्ती, ईश्वर की कृपा हुई, कम से कम आउट ऑफ पावर तो चली गई। अब सरकार से मोहताजी के रूप में मांगती है, मेरा बंगला मत लो मेरे से वापस, मेरी सिक्योरिटी बनाए रखो, वगैरह वगैरह। तो अब तो एक मायने में कहाँ उसका अहंकार था एक चीफ मिनिस्टर के तहत, और प्रधानमंत्री मोदी जी तक को वो डांट देती थी, उनको पाठ सिखाती थी। अब आउट ऑफ पावर है तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती फिर रही है कि ये तो मुझे सहूलियत अभी मिलने दो। और बाकी भी जितने लोगों ने ये सब कुचक्र चलाया उनका लेखा जोखा है। ये अभी हाई कोर्ट में चल रहा है अपील, क्योंकि जिन लोगों को सज़ा दी पठानकोट के जज ने, उन्होंने जाहिर है अपील की। और जिन्होंने, अच्छा बाय द वे फाइनल सेंटेंस, जो लड़की के कहते हैं हम माँ पिता हैं, वो असली माँ पिता है ही नहीं। बाद में उन्होंने कबूला कि हमने तो इसको अडॉप्ट किया था अपने किसी रिश्तेदार से, पर रिश्तेदार किसकी सही में बेटी है वो, उसकी आइडेंटिटी भी अंत तक स्पष्ट नहीं है। तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए था कि इस परिवार की है भी कि नहीं, कि कहीं उठा के लड़की को मरवा के क्या इन्होंने सारा ये तांडव किया, सारा षड्यंत्र रचा। तो ये सब है, और इसका मुख्य उद्देश्य इस पुस्तक का है कि आप लोग समझें हमारे समाज पर जो अटैक, असॉल्ट्स हो रहे हैं, और ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वाली जो ताकतें हैं वो किस तरह झूठे नैरेटिव चलाती हैं,
उनको कैसे पकड़ा जाए उनके झूठों को, तो एक जिसको कहते हैं टूल किट कहिए, एक पूरा ये क्रैश कोर्स आपको किताब देगी कि झूठ को कैसे पकड़ा जा सकता है, इनके ब्लास्ट करने के क्या क्या माध्यम हैं, किस स्टेप से आप पकड़ सकते हैं कि सच्चे आरोप हैं कि झूठे आरोप हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे आरोप लग ही रहे हैं किसी न किसी पे। कभी किसी हमारे साधु संत पे लगते हैं, कोई बलात्कार का, कभी मर्डर का, कुछ भी उल्टा सीधा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग योरसेल्फ, दिस इज माय मैसेज, एंड दिस बिग बुक विल टीच यू how to go about doing it. Thank you.